Good morning, students. Welcome back in your SS class. Now, student, we have already discussed about first chapter of the history और आज हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी इस्टेब्लिशेस पावर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है. Now, student, first of all, we will discuss about the contents जो कि हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. सबसे पहले हम इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर की. देन वी विल डिस्कस अबाउट इंडिया बिफोर कमिंग द ब्रिटिश. मीन्स हम यहाँ पर इंडिया की बैकग्राउंड को देखेंगे जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इंडिया में नहीं आई थी. देन वी विल डिस्कस अबाउट ब्रिटिशर्स, जैसे कि वो एक ट्रेडर के रूप में आए और वो किस प्रकार से रूलर बने, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे. After then we will discuss about some battles like Plassey and Buxar, and these two battles are very important in the history of India, क्योंकि ये दोनों बैटल ही डिसाइड कर देती हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो हमारे इंडिया में अपनी पावर को एस्टेब्लिश कर सकती है. तो ये जो दोनों बैटल्स हैं, these are very most important. Then after then we will discuss about the expansion of company rule and its policies. मीन्स कंपनी ने अपने रूल को किस प्रकार से एक्सपेंड किया और उसने कौन कौन सी पॉलिसीज हमारे इंडिया में स्टार्ट की, जिनमें से सब्सिडी अलायंस, इसको डिस्कस करेंगे. देन हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्लेम टू पैरामाउंटेंसी, इट मीन्स किस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी परम सत्ता को स्थापित करती है इंडिया के अंदर. आफ्टर देन वी विल डिस्कस अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मीन्स जो लैप्स की जो नीति है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. देन हम डिस्कस करेंगे टीपू सुल्तान और मराठाओं के बीच में किस प्रकार मराठों के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट का किस प्रकार से युद्ध होता है, उस युद्ध के बारे में डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस अबाउट द सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बाय द ब्रिटिशर्स, वो देखेंगे. एट लास्ट वी विल कंक्लूड द चैप्टर. इस चैप्टर के इस कंक्लूजन को देखेंगे किस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिशर्स दे हैड कम जस्ट ओनली एज अ ट्रेडर और उसके बाद वो हमारे देश के रूलर बन गए. इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे. बेसिकली अब हम इस चैप्टर में ये सब जो चीजें हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंडिया बिफोर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश. मींस ये आपका एक बैकग्राउंड या आपका इंट्रोडक्शन होगा इंडिया की ब्रिटिश पीपल के आने से पहले. इन द 7th क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मेनी डायनेस्टीज ओवर दिल्ली. हमने 7th क्लास में मेडिवियल हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, जहां पर हमने दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड के बारे में डिस्कस किया था. 1526 के अंदर बाबर इंडिया के अंदर अपना मुगल एम्पायर स्टैब्लिश करता है और आपका यही चैप्टर जो है वो 7th से 8th क्लास के बीच में लिंक क्रिएट करेगा. जैसे 7th क्लास के एंड में हमने देखा था कि इंडिया को जो रिप्रेजेंट कर रहा था वो था मुगल पीरियड या मुगल एम्पायर. एंड in the 8th class we will see that still Mughals were representing India. मीन्स जो मुगल है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को 8th क्लास में भी. इस तरीके से ये जो चैप्टर है वो आपके 7th क्लास से 8th क्लास को लिंक करता है. ना स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आगे फर्दर, तो औरंगजेब जो था ही वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर. जो औरंगजेब था वो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था. इसके बाद जितने भी उसके उत्तराधिकारी आए, जितने भी आगे अदर जो मुगल एम्परर आए, वो सारे के सारे वीक थे. After the death of Aurangzeb, many Mughal governors, means you can say सूबेदार also, they began to asserting their independence. उन्होंने क्या किया, अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करनी शुरू कर दी. मीन्स 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है. उसकी डेथ के बाद जो दूसरे जो रूलर्स हैं वो आते हैं, मीन्स मुगल जो रूलर्स हैं वो आते हैं, बट दे वर नॉट सो पावरफुल. तो इसीलिए क्या करते हैं, उस चीज का बेनिफिट मुगल जो गवर्नर्स हैं वो उठाते हैं और वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ये मुगल गवर्नर्स हैं वो इंडिया के अलग अलग पार्ट में अपने रीजनल किंगडम स्टैब्लिश कर देते हैं. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ द पावर ऑफ दिल्ली वॉज डिक्लाइन. और जैसे पावर ऑफ दिल्ली डिक्लाइन हो जाती है, देन वैक्यूम ऑफ पावर क्रिएट होता है. अब इस कंसेप्ट को देखते हैं, वैक्यूम ऑफ पावर क्या होती है. इसका मतलब क्या होता है, मीन्स मान लीजिए पहले एक व्यक्ति का अधिकार था, किसी एक प्लेस पर एक पर्टिकुलर व्यक्ति का कंट्रोल था. अब उसके कंट्रोल जैसे जैसे धीरे धीरे वीक होना शुरू हुआ, तो वहां पर अदर जो पीपल है वो अपना कंट्रोल करना स्थापित कर देते हैं. वो कहलाता है वैक्यूम ऑफ पावर. मीन्स जैसे ही दिल्ली की पावर डिक्लाइन हुई, जैसे ही मुगल पीपल की पावर डिक्लाइन हुई, इट मीन्स न्यू पावर वॉज एमर्जिंग ओवर इंडिया, एंड दैट इज ब्रिटिश पावर. वो थी आपकी ब्रिटिश पावर.
तो जिस प्रकार से मुगल जैसे ही वीक हुए, उसका बेनिफिट ब्रिटिश जो पीपल थे उन्होंने उठाया और उन्होंने अपने जो ब्रिटिश एम्पायर था उसको इस्टेब्लिश कर दिया इंडिया के अंदर। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अराइवल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर मैं यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करता हूँ तो सबसे पहला मेरा बेसिक क्वेश्चन आपसे ये होगा, व्हाट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। हमें सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या। तो इसके लिए हम सबसे पहले वर्ल्ड के मैप को देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज योर वर्ल्ड मैप। अगर हम इस वर्ल्ड मैप को की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले मैप में डायरेक्शन देखनी आनी चाहिए। इसमें डायरेक्शन में सबसे पहले आप देखिए, सबसे टॉप पे होता है नॉर्थ, बॉटम ऑफ द मैप दैट इज साउथ, और आपका जो राइट हैंड है दैट कवर्स ईस्टर्न साइड, एंड अगर मैं लेफ्ट हैंड की बात करता हूँ दैट कवर्स वेस्टर्न साइड। एक मैप के अंदर जो आपकी डायरेक्शंस होती हैं ये होती हैं। अगर मैं इस मैप की बात करता हूं तो यूरोपियन जो पावर है आप देख सकते हो बिल्कुल मिडल में है। अगर मैं उसके ईस्टर्न साइड की बात करता हूं, दीज आर एशियन, ठीक है, वो एशियन कंट्रीज हैं। तो इस तरीके से ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी जो थी ये सारी की सारी, अगर ये ईस्टर्न कंट्री थी, यूरोपियन कंट्री जो थी उन्होंने क्या किया, अपने वहां पर छोटी छोटी कंपनीज स्टैब्लिश करनी शुरू कर दी जो कि ट्रेडिंग पर्पज से थी और जिनको ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर ट्रेड करना था। नाउ स्टूडेंट देखिए, दिस इज यूरोप, और यहां से यूरोप से क्या हुआ, ये कंपनीज ईस्टर्न जो कंट्रीज थी उनके अंदर ट्रेड करने के लिए जा रही थी। तो यही कारण है कि इनको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है, क्योंकि इनका मेन मोटिव था ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड करना, उनके साथ व्यापार करना। तो फर्दर हम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में या ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो इंग्लैंड के अंदर ट्रेडिंग कंपनी थी 1600 के अंदर, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उससे वो एक चार्टर अचीव करती है, एक्वायर करती है। चार्टर इट मींस ऑफिशियल रिकॉर्ड। उस वक्त ब्रिटेन के अंदर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी वो वहां की महारानी थी। तो जो ये ट्रेडिंग कंपनी थी वो 1600 के अंदर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से चार्टर अचीव करती है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस चार्टर EEIC गोट अ सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, केवल इंग्लैंड से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये सिंगल ट्रेडिंग कंपनी होगी जो कि इंडिया के अंदर ट्रेड करेगी। इसके अलावा अदर जो इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, वो ट्रेड नहीं करेंगी। इसका मतलब क्या हुआ, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो वहां पर ट्रेड कर सकती है, जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट अर्न होगा। तो इस तरीके से इस चार्टर के माध्यम से जितनी भी अदर अदर जो ट्रेडिंग कंपनीज थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनको पीछे हटा देती है। अब उनमें से वो व्यक्ति जो है या वो ट्रेडिंग कंपनी इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकती। केवल इस चार्टर के माध्यम से, इस चार्टर की वजह से इंडिया के अंदर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ट्रेड कर सकती है। तो EAIC स्टैंड फॉर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ही अकेली यहाँ पर ट्रेड कर सकती है। बट स्टूडेंट्स, अदर जो यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने भी इसी प्रकार की ईस्टर्न जो कंपनीज हैं उनको एस्टेब्लिश किया। लाइक फ्रेंच ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश की। आप सबको पता ही है 1498 के अंदर सबसे पहले वास्को डी गामा जो थे उन्होंने भारत की खोज की। मीन्स पहले यूरोपियन जो पीपल थे या पर्सन थे वो वास्को डी गामा थे जो इंडिया की धरती के ऊपर आए थे। तो इंडिया को डिस्कवर एक तरीके से वास्को डी गामा ने किया था। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो कंपनीज थी जो कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो थी उन्होंने इस्टेब्लिश की, और इनका मेन पर्पज था ईस्टर्न कंपनीज के साथ ट्रेड करना। तो जितनी भी ये वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया के साथ ट्रेड कर रही थी वो कहलाती है वहां की ईस्ट इंडिया कंपनी। आई थिंक सो स्टूडेंट, आपको ईस्ट इंडिया कंपनी पता चल गई है। नाउ स्टूडेंट्स, अब ये अदर कंट्रीज जो थी वो इंडिया के अंदर क्या कर रही थी, एक तरीके से ट्रेड कर रही थी। इट मीन्स कंपटीशन इंक्रीज होता है, और जैसे ही कंपटीशन इंक्रीज हुआ इट मीन्स प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई वो आगे हम देखते हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी उनके बीच में जो कंफ्लिक्ट था उसको देखने से पहले सबसे पहले हम वर्ल्ड के मैप में अपने ट्रेड रूट को देख लेते हैं। अगर मैं वर्ल्ड के मैप की बात करता हूं तो दिस इज द ट्रेड रूट।
अब इस ट्रेड रूट के माध्यम से यूरोपियन कंट्री जो थी वो इंडिया के अंदर आती या अदर जो ईस्टर्न कंट्रीज थी उनके अंदर आती और वहां पर ट्रेड किया करती थी। अब ये ट्रेड रूट जो है एक तरीके से यही एक ऐसा पॉइंट बनेगा जहां पर जितनी भी ये जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनका आपस में कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है या यहीं पर वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। इन सब चीजों को अब हम आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो ट्रेड रूट थे, इन ट्रेड रूट के माध्यम से जितनी भी यूरोपियन कंपनीज थी वो हमारे इंडिया में आती और हमारे इंडिया के अंदर ट्रेड करती। बट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग। मीन्स वो केवल एक ही चीज हमारे इंडिया में परचेज करना चाहती थी। मीन्स सभी की कॉमन चीजें थी, लाइक कॉटन, सिल्क, पेपर एटसेट्रा। ये सारी की सारी कंपनीज केवल इन्हीं के अंदर डील या आप कह सकते इन्हीं के अंदर ट्रेड करना चाहती थी। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। कारण क्या था? अब अगर एक व्यक्ति एक ही चीज परचेज करना चाहेगा या सारे ट्रेडर्स केवल एक ही चीजों को परचेज करेंगे तो इट मींस इट इंक्रीज द कंपटीशन। ये क्या करेगा? कंपटीशन को इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से प्रॉफिट आपका डाउन होगा, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी उनका मेन मोटिव था ह्यूज प्रॉफिट अर्न करना, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे थे? वो ट्रेडिंग कंपनी क्रिएट कर रहे थे, चार्टर अचीव कर रहे थे ताकि वो प्रॉफिट को जो है उसको इंक्रीज कर सके। बट ये अदर कंपनी जो एक राइवल के रूप में उनके सामने आए, उनकी वजह से कंपटीशन क्रिएट हुआ और कंपटीशन क्रिएट होने की वजह से प्रॉफिट डाउन हो गया। इट मींस स्टूडेंट लिसन, व्हेनेवर द डिमांड इज इंक्रीज्ड, जब कभी भी डिमांड इंक्रीज होती है, इट मींस प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इंक्रीज्ड। जैसे ही किसी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी, इट मींस प्राइस जो है उसका इंक्रीज होगा, और जैसे ही वो इंक्रीज हुआ इट मींस प्रॉफिट डाउन हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ट्रेडर किसी भी एक पर्टिकुलर थिंग को 10 रुपीज में परचेज करता है और वो उसे अपने एरिया में आके 20 रुपीज में बेचता है, इट मींस यहाँ पर वो 10 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करता है। बट स्टूडेंट, मान लीजिए वहां पर उसी प्रकार के 2 या 4 ट्रेडर आ जाते हैं, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो कीमत है वो 10 रुपीज की जगह पर 15 रुपीज हो जाती है। और जब 15 रुपीज हो गई तो इट मीन अब वो ट्रेडर जब उसे परचेज करेगा वो 15 रुपीज में परचेज करेगा। बट अब मैक्सिमम ट्रेडर उसी चीज में डील कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक एरिया में वो डील करेंगे, जिसकी वजह से अब उसे अपना प्रोडक्ट जो है, अब वो दूसरे जो ट्रेडर है वो 18 रुपीज में बेचते हैं, तो अब उसकी उसकी वजह से उसको भी अपना जो प्रोडक्ट है वो 18 रुपीज में बेचना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर उसे 3 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। एक जगह पर वो 10 रुपीज प्रॉफिट अर्न कर रहा था, दूसरी जगह पर यहाँ पर केवल 3 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही डिमांड इंक्रीज हुई, इट मींस द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंक्रीज्ड, जिसकी वजह से प्रॉफिट डाउन हो गया, और जो कि ट्रेडिंग कंपनीज को अच्छा ही नहीं लगा। तो उन्होंने क्या किया? elimination the rivals, it was the only solution to increase the profit. अपने प्रॉफिट को अगर इंक्रीज करना है, यू हैव टू एलिमिनेट द राइवल्स। मीन्स आपको ये जो अदर ट्रेडिंग कंपनीज है उसे इंडिया से हटाना पड़ेगा। जस्ट ओनली इट वाज द सिंगल सॉल्यूशन जिसकी वजह से प्रॉफिट अर्न हो सकता है या प्रॉफिट को इंक्रीज किया जा सकता है। दिस लेड ह्यूज बैटल्स बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। इसकी वजह से जितनी भी ये ट्रेडिंग कंपनीज थी उनके बीच में काफी बैटल्स हुई, काफी भयानक आप कह सकते हो बैटल्स हुई, युद्ध हुए, जिनके अंदर शिप्स वर अटैक्ड एंड द रूट्स, ये रूट वही है द ट्रेडिंग रूट्स, दे वर ब्लॉक्ड। ये सारे के सारे जो थे वो ब्लॉक्ड होने लगे। मीन्स इस तरीके से वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगे। सो द ट्रेड्स वाज कैरिड ऑन विद आर्म्स। अब ट्रेड जो था वो हथियारों के बल पर करने लगे, एंड द ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। अब ट्रेड जो था वो हथियारों के दम पर करने लगे। अब ट्रेड केवल समुद्र के माध्यम से ही नहीं होगा, बल्कि उसे कहीं पर ट्रेडिंग पोस्ट के ऊपर रखना भी पड़ेगा उस सामान को, उस प्रोडक्ट को। तो अब जहां पर उनकी ट्रेडिंग पोस्ट थी उनको फोर्टिफाइड करने लगे, मीन्स उनकी किलेबंदी करने लगे ताकि वो अपने उस प्रोडक्ट को सेव कर सके। तो इन सब चीजों के माध्यम से जो ट्रेडिंग जो कंपनीज थी वो ट्रेड करने लगी। अब ये फोर्टिफिकेशन क्या करने लगा? इट क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट विद लोकल रूलर्स, और लोकल रूलर्स के साथ केवल इन फोर्टिफिकेशन की वजह से ही लड़ाई हुई। अब इन सब चीजों को देखेंगे कि किस प्रकार से फोर्टिफिकेशन क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट्स विद लोकल रूलर्स। उन सब चीजों को हम आगे जो वीडियो है उनके अंदर डिस्कस करेंगे। So student, I hope the concept is clear to all of you. I'll see you in the next video. So keep smiling. Thank you. Have a nice day.